We are starting first with delirium. Delirium की definition. It's a disturbance of consciousness, attention, cognition and perception. तो चार चीज़ें हैं which develops over a short period of time. तो अगर हम आगे हम देखेंगे कि जो diagnosis है delirium का वो कैम ICU के थ्रू होता है. उसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है कि जो भी मसले हो रहे हैं न्यूरोकॉग्निटिव फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली आवर्स टू डेज. एंड उनकी टेम्पोरल एसोसिएशन है विच मीन्स कि दे टेंड्स टू फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. इसकी थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप थ्री टाइप्स हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन टाइप इज़ एक्चुअली हाइपर एक्टिव delirium. The patients can also develop hypoactive delirium और उसमें वो पेशेंट विदड्रॉन और सबड्यूड और ज़्यादा स्लीपी हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि मिक्सड होते हैं. बिफोर वी गो इनटू द रिस्क फैक्टर्स हम ये देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे रीच होता है. तो एक स्कैम ICU है, एक इंटेंसिव केयर डिलीरियम स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है. वी विल फर्स्ट गो विद द कैम ICU. और कैम ICU से पहले हम सिंपल टेस्ट की बात करते हैं जो कि सिंपल बेड साइड टेस्ट है. इनफैक्ट तो जो बेड साइड टेस्ट हैं वो टेस्ट होते हैं जो कि आपकी अटेंशन को असेस करते हैं कि पेशेंट इन अटेंटिव तो नहीं है. तो इसका जो इसके जो तरीक़ेकार हैं वो होते हैं कि एक विजिलेंस लेटर टेस्ट या ए टेस्ट होता है. विजिलेंस ए टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, हम ये रैंडमली अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं और बीच में ए भी आ जाता है, जैसे LTPEAOAICTDA. इस तरह आप रैंडमली ना बोलते हैं. 60 लेटर्स आपने बोलने हैं. तो पेशेंट ने को आपने कहना है जो ही ए आएगा ना तो आपने मुझे रोक के कहना है ए आया, या अपनी उंगली उठा के कहना. तो अगर पेशेंट 2 दफ़ा ए को मिस कर जाता है इसका मतलब वो इनअटेंटिव है. तो ये हो गया बेड साइड टेस्ट. उसके बाद आपके जो आते हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो कैम है ना, कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं. इसमें जो शुरू की 2 चीज़ें हैं वो पक्का एग्जिस्ट करनी चाहिए और 3 या 4 में से कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो 1 है एक्यूट ऑनसेट हो और फ्लक्चुएटिंग कोर्स हो, यानी जो भी मेंटल स्टेटस का मसला है वो एक्यूटली हुआ है पेशेंट को, ओवर अ फ्यू आवर्स या डे हुआ है, और उसकी फ्लक्चुएशन भी होती है. यानी हो सकता है कि सुबह ये ज़्यादा अब नॉर्मल हो, रात को बेहतर हो, या रात ज़्यादा अब नॉर्मल हो. तो ये है 1 फीचर, ये पक्का एग्जिस्ट करना चाहिए. जो सेकंड चीज़ पक्का एग्जिस्ट करनी चाहिए वो इन अटेंशन, यानी कि पेशेंट को फोकस करने में मुश्किल पेश आ रही है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत जल्दी. यानी आप उसे कोई बात कहते हो थोड़ी बाद हो, या तो आपको अटेंशन नहीं देता, या थोड़ी देर देख के फिर अटेंटिव नहीं रहता. तो ये 2 चीज़ें पक्का होनी चाहिए. और जो 3 और 4 है में से कोई भी चीज़ हो सकती है. तो 3 होता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, जैसे पेशेंट अजीब सी कोई बातें शुरू हो गया, या फिर पेशेंट का ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो, यानी वो या तो हाइपर एक्टिव हो रहा है या हाइपो एक्टिव हो रहा है. तो 1 और 2 चीज़ें लाजमी एग्जिस्ट करेंगी. 3 या 4 में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी. तो ये कैम ICU होता है, कन्फ्यूजन असेसमेंट मेथड. और ये जो कैम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो दूसरा होता है वो ICD-SC होता है. अच्छा, एंड आई स्टैंड करेक्टेड. इनफैक्ट जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो हाइपर एक्टिव नहीं, वो इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस मिक्स्ड या हाइपर एक्टिव है. हाइपो एक्टिव एक मुझे नहीं पता मैंने पहले क्या बताया है, बट अगर मैंने गलत बताया तो आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ. हाइपर एक्टिव लेस कॉमन है, हाइपो एक्टिव इज़ अ मोर कॉमन डिलीरियम सब टाइप. और ये जो कैम ICU है ये डॉक्टर यूजुअली करता है. जो नर्सिंग है जो कि TDS में करती हैं वो ICD-SC होता है. नेक्स्ट आप रिस्क फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, इसी तरह कैटेगराइज करके बताए जाने हैं. मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें एज इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर. फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, HIV, रीनल इम्पेयरमेंट, हेपेटिक इम्पेयरमेंट, विजुअल और हियरिंग. यू नो अबाउट दिस बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप विजुअल एड या हियरिंग एड से डिप्राइव करते हो पेशेंट को तो वो डिलीरियम का रिस्क हो जाता है उसको. सोशल हिस्ट्री में क्या हो सकता है, अल्कोहल यूज़, स्मोकिंग, मेल न्यूट्रिशन. फिर एनवायरमेंटल, इसमें रिस्ट्रेन्स हो, कैथेटर्स हो, और स्लीप डेप्रिवेशन हो. फिर है एक्यूट प्रेजेंटेशन, यानी कि पेशेंट की अपाची का हाई स्कोर है, सीवियर मेटाबॉलिक
डिरेंजमेंट्स हैं जो कि एक्यूट ऑनसेट में हैं, थायराइड हो सकती हैं, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपो या हाइपरनेट्रीमिया, रीनल फंक्शन। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसलाइन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्रेटिनिन आर सम ऑफ द फर्स्ट थिंग यू सेंड जब आपने इसको डायग्नोसिस करना है या लेबॉर्ट्री करनी होती है। फिर आपकी थर्मोरेगुलेशन की प्रॉब्लम्स, सेप्सिस वेरी कॉमन, हाइपोक्सीमिया, तो पेशेंट का आपको सैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाइपोक्सिया जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को, एंग्जाइटी एंड पेन। और मेडिकेशंस में क्या हो सकता है, यूज़ ऑफ एन एपिड्यूरल, opioids are notorious, and benzo, especially dormicum, propofol and anticholinergic. So anticholinergic, and why they are important, because they are part of pathogenesis, as we will read onwards. ओके, सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी का मॉडल है वो है इंक्रीज डोपा एंड लो एसिटाइल। तो डोपा और एसिटाइल का जो है वो बैलेंस ख़राब हो रहा है, और इसीलिए जो आपके ड्रग्स जो कि डोपामिन बढ़ाते हैं, जो पार्किंसन के लोग लेते हैं, वो उनसे डिलीरियम का रिस्क भी होता है अ लॉट ऑफ टाइम्स। और आप इसीलिए इनमें डोपामिन एंटेगनिस्ट देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लाइक हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो इससे डिलीरियम का एक बहुत जो बड़ी पैथोफिजियोलॉजी जो वाइडली एक्सेप्टेड है। जो नेक्स्ट मॉडल है वो ट्रिप्टोफैन का है। तो जो ट्रिप्टोफैन है उसी से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की प्रोडक्शन होती है। जब ट्रिप्टोफैन कम होगा तो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन भी कम होंगे और उससे हाइपर एक्टिव डिलीरियम हो जाएगा। जो फिनाइल एलानिन है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो ट्रिप्टोफैन के साथ कम्पीट करता है इन द ब्लड ब्रेन बैरियर टू पास, सेम उसका ट्रांसपोर्ट चैनल है। तो हाई फिनाइल एलानिन से भी ट्रिप्टोफैन कम और हेंस सेरोटोनिन और मेलाटोनिन कम होते हैं और हाइपर एक्टिव डिलीरियम होता है। उसके बाद इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो कि क्रिटिकल इलनेस में होती हैं, जैसे लाइक सेप्सिस में, वो भी प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट क्रिएट करती हैं, जिससे रिड्यूस सेरेब्रल ब्लड फ्लो होता है और इससे भी डिलीरियम हो सकता है। ओके, सो ये पैथोफिजियोलॉजी है। एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन टू प्रिवेंशन। सो जब आपने डिलीरियम को प्रिवेंट करना है, उसमें सबसे पहले इसका ABCDE से हमने बंडल है। सो ए से अवेक, पेशेंट को अवेकनिंग रखनी है, हर वक्त चलाए नहीं रखना, और स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग का ट्रायल देना है। सी से चॉइस ऑफ सेडेशन, सो डोंट यूज़ डोर्मिकम, मिडाजोलैम, यूज़ अ शॉर्टर एक्टिंग एजेंट्स, क्लोनिडीन या डेक्समेडिटोमिडीन, प्रोपोफोल, बेंजोडाइजेपिन, इन सारों से आपके ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न्स और डिलीरियम होता है। रिमेंबर, जो स्लीप डिस्टर्बेंस और डिलीरियम का रिस्क फैक्टर है। उसके बाद है डी से डेली डिलीरियम मॉनिटरिंग। सो आप कैम ICU या ICDSC करके डेली मॉनिटर करें। ई से अर्ली मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज। और S से स्लीप, तो स्लीप का अपने ख्याल रखना है, स्लीप डिप्रिवेशन से बचाना है। ट्रीटमेंट हमेशा नॉन फार्माकोलॉजिकल से स्टार्ट होगी। और बाय द वे, डायग्नोसिस में इसने ये तो बड़ा बता दिया, लेकिन व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू सेंड। तो जो टेस्ट हैं उनमें आपका सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्रेटिनिन है, ग्लूकोज है, कैल्शियम है, यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर, बहुत आपके, अगर आप सेप्सिस का सोच रहे हो, सोर्स एंड CBC। ड्रग्स लेवल आपने देखनी है, अगर आपको लगता है कि कुछ टॉक्सिसिटी है, लाइक लिथियम की, डेजॉक्सिन की, क्विनिडीन की। ब्लड गैस डिटर्मिनेशन, हाइपोक्सिया वगैरह, ताकि आप देख लें, या सैलिसाइलेट पॉइजनिंग देख लें, तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस देख सकें। LFTs भी हो सकती है अगर पेशेंट का आप सस्पेक्ट करते हो किसी लिवर की कोई कॉज है। फिर आपकी न्यूरो इमेजिंग है, CT स्कैन, तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, अगर आपने रूल आउट करना है और डिलीरियम सही नहीं हो रहा, एंड यू हैव टू रूल आउट सम सेंट्रल कॉज। ओके, देन यू कैन गेट अ लंबर पंक्चर डन। हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इवॉल्व हो रहा हो, स्पेशली अगर आप फीवर, हेडेक और मेनिंजाइटिस की चीज़ें की तरफ जा रहे हो, साइंस। एंड EEG से आप सीजर्स को एक्सक्लूड कर सकते हो। मेटाबॉलिक एनकैफ या इन्फेक्शियस एनकेफेलाइटिस वगैरह जो होते हैं, उनके ख़ास EEG पैटर्न्स हैं, उनको देख सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट दैट यू सेंड। ट्रीटमेंट में नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल है, उसमें जनरल फैक्टर्स हैं, जिसमें आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट या हियरिंग इम्पेयरमेंट को सही करना है।
फिर मेडिकल फैक्टर्स हैं, मेडिकल डिरेंजमेंट, मेटाबॉलिक सही करते हैं, इन्फेक्शन है तो उसको सही करें, टिश्यू की ऑक्सीजन डिलीवरी को ऑप्टिमाइज़ करें ताकि अपॉक्सिया ना हो, पेन में तो एनाल्जेसिया दें, कैथेटर्स और लाइंस को प्रॉम्प्टली निकाल दें, फिजिकल रिस्ट्रेंट्स को यूज़ ना करें, और मेडिकेशंस में अवॉइड एंटीकोलिनर्जिक्स। एनवायरमेंटल में ओरिएंटेट करें पेशेंट को, उनके साथ क्लॉक रखें, रिड्यूस नॉइज़, स्लीप की डिस्टर्बेंसेस को रिड्यूस करें, मोबिलाइज वेरेवर पॉसिबल। और फार्माकोलॉजिकल में हेलोपेरिडोल D2 एंटेगनिस्ट है, इसमें क्यूटी प्रोलॉन्ग भी होता है, एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, न्यूरोमोलेक्टिक सिंड्रोम भी हो सकती है, लेकिन ये आप यूज़ करते हो फर्स्ट लाइन 2.5 से 5 mg इंट्रावीनसली QID। उसके बाद जो ये टिपिकल एंटी साइकोटिक्स हैं, इनमें सेरोटोनिन एंटेगनिस्ट इफेक्ट भी है, लाइक ओलंजापिन एंड क्विटायापिन। ये एंट्रली सिर्फ दिए जाते हैं, ठीक है। और बेंजोस का कोई रोल नहीं है, इनफैक्ट इससे होता है, ये सिर्फ अल्कोहल रिलेटेड विड्रॉल में इनकी मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। सो दैट्स इट अबाउट डिलीवरी।